तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12th का जो हमारा जियोग्राफी का पेपर हुआ है, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस का आपका, ठीक है, जो प्री बोर्ड का आपका ये पेपर हुआ है, इसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके जितने भी आंसर्स होंगे सारे आंसर मैं दूंगा, ठीक है। मतलब क्या उत्तर होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आपने ये पेपर दिया है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कितने गलत किए, ठीक है। इस तरह का आइडिया, एक मोटा मोटा आइडिया जो है सो कि लग जाएगा आपको। तो आपको ये पेपर जो है सो कि देखना चाहिए। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, और जो मैक्सिमम मार्क्स है ये 35 है। टाइम अलाउड किया जाता है वो 90 मिनट का किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस पेपर को रिव्यू करते हैं और क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। ये पेपर जो है सो कि मेरे पास आया है और जस्ट मैं इसका जो है सो कि सॉल्यूशन बनाने बैठ गया हूँ, ठीक है। तो जो मेरा आज तक का अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन जहाँ तक हो पाया मैं आपको बताऊँगा वो चीज़, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है, एक्सेप्ट है ये चीज़ कि 3 4 5 क्वेश्चंस या फिर कई क्वेश्चंस, मैं काउंटिंग भी नहीं रखूँ तो कई क्वेश्चंस मुझसे गलत हो सकते हैं। उनके आंसर मैं गलत बता सकता हूँ, क्योंकि ये जस्ट एक रैंडमली मेरे पास ये पेपर आया और आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई ने मेरे को कोई भी इसका आंसर की नहीं भेजा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो आंसर्स गलत हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। तो ये कमेंट करने के बजाय कि सर ये आंसर आपने गलत बताया है, अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है तो आप उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके थ्रू 4 बच्चों का और भला हो, 4 बच्चे और लाइक करें उस कमेंट को, ठीक है। और आपको भी एक तरह से बड़प्पन लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा बताया, नेगेटिव कमेंट करने के बजाय। क्योंकि यूट्यूब पे आप ढूंढेंगे तो बहुत रेयरली ही आपको ये पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए और ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं, इस पेपर को मतलब आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है आपका खंड क यानी कि सेक्शन ए आता है, जिसके अंदर आपको जो है सो कि इसके अंदर 24 प्रश्न दिए गए हैं और कोई 20 प्रश्न आपको हल करना है, ठीक। लेकिन मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा। क्वेश्चन पूछ रहा है पहला हमसे कि राजनीतिक भूगोल का एक उप क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको सही उत्तर देना था वो बी वाला देना था, यानी कि निर्वाचन भूगोल जो है आपका राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। आगे चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे उस हिसाब से आप अपना ऑप्शंस देख लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें बोल रहा है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन में बोला है हमें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका होगा आपका सी यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये तीसरा प्रश्न है, यानी कि मिलान करना है युग्म 1 को युग्म 2 से। एक चीज़ और यहाँ पर मैं क्लियर करूँ बच्चों, मुझे थोड़ा हंसी सा आ रहा है, जिन्होंने ये पेपर बनाया है उन्होंने जानबूझ के या फिर कह लीजिए अनजाने में ऑप्शंस जो विकल्प होते हैं वो गलत दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो ऑप्शंस जो है सो कि वो गलत दिए हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। आपको मैं इसका एग्जाम्पल अभी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इसके अंदर गुच्छित बस्तियां हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो गुच्छित बस्तियां हैं वो कहाँ पर है हमारा, मेघालय, उत्तरांचल, ठीक है, यानी उत्तराखंड सॉरी, या फिर हिमाचल प्रदेश कह लीजिए, ठीक है। दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियां, तो दूसरे का यहाँ पर आप ये लिखेंगे छत्तीसगढ़, हिमाचल सॉरी हिमालय की निचली घाटियाँ। तीसरा है आपका पल्लीकृत बस्तियाँ, ठीक है, तो इसका तीसरे का तीसरा हो जाएगा आपका। और चौथा है परिचित बस्तियाँ, तो इसका चौथे का चौथा हो जाएगा। इस तरह से आपको ये मिलान करना था। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ना विकल्प दिया हुआ है ना, इस तरह का मुझे कोई विकल्प लगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलान करना था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भूजल का उपयोग बहुत अधिक है, पंजाब, छत्तीसगढ़,
ठीक है, बिहार और केरल। तो इसका सही उत्तर है पंजाब में जो भूजल का कह सकते हैं उपयोग है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। आगे चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए कि उत्तर उपनिवेशिक युग में मानव भूगोल के निम्न में से कौन सा उपागम का अनुसरण किया गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आपका ये। तो इसका है आपका प्रादेशिक विश्लेषण, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलिए, अगला है छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये वाला क्वेश्चन जो है सो कि मुझे, मैं हालांकि मैंने पढ़ाया था और मैंने पढ़ा भी था, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक ध्यान आ रहा है इसमें, इसमें मतलब क्या है ना, बेसिकली समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें बोला है छठे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको करना है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि ऑस्ट्रिक का आपका आ जाएगा मुंडा, यानी भाषा परिवार दे दिया है, और उसका शाखा कह लीजिए या फिर वर्ग कह लीजिए, उससे सुमेलित करना है और बोलना है कि कौन सा सुमेलित यानी मिलान नहीं खा रहा है। तो ये तो पहला वाला तो मुंडा से जो है मिलान खा रहा है, लेकिन आगे का मुझे चीली तिब्बती हो गया, भारतीय यूरोपीय हो गया और द्रविड़ हो गया, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। तो अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आता हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताए, उसका कमेंट स्पेशली मैं पिन करूँगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों में नहीं होती है। तो इसका सबसे सही उत्तर है आपका पहला, सामाजिक खंडों में अधिक निवेश। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं कहलाता है। आठवां क्वेश्चन है आपका। तो आठवें का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी, उद्गम स्थान। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा प्रशासनिक नगर है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही उत्तर है आपका गांधीनगर जो है आपका प्रशासनिक नगर है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दसवां प्रश्न कि धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका कृषि के अंदर इसका सबसे ज़्यादा सही उपयोग होता है। ठीक है, अगला है, ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था कि लादांग किस प्रकार की कृषि का दूसरा नाम है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 11वें का ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो 11वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा बच्चों, ये मेरे ख्याल से आदिम निर्वाह कृषि जो आपने पढ़ा होगा उससे संबंधित है। उस मतलब ये जो लादांग है ये उसी का दूसरा नाम आप कह लीजिए, इस कृषि का दूसरा नाम आपका आदिम कालीन कह लीजिए, आदिकालीन कह लीजिए, निर्वाह कृषि होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न। थोड़ा सा ये ब्लर है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, मैं पढ़ के बताता हूँ कि स्रोत क्षेत्र में पुरुष प्रधान प्रवास के प्रमुख आर्थिक लाभ क्या है। 12वां प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये डी होगा आपका, प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुड्डियाँ। ठीक है, ये चीज़ है आपका। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये देखिए रिमिटेंस, ये देखिए वाला जो है ना डी, रिमिटेंस सेंड बाय माइग्रेंट्स, तो ये आपका जो है सो कि 12वें का सही उत्तर होगा। यहाँ ब्लर है तो आप अपने जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर देखेंगे तो 12वां क्वेश्चन इजीली आप देख पाएंगे। 13वां प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 13वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है। ठीक है, तो संबंधित नहीं है, तो ये आप इसका लिख सकते थे तीसरा। ठीक है, आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस 10 में, ठीक है यहाँ पे 10 लिखा है, में सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता मिली है। यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पर देश होगा। ठीक है, अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, जब देश की जगह 10 लिखा है तो ऑप्शंस तो गलत हो ही सकता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया, और इसमें कई सारे ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। ये पेपर जो बना है ना ठीक तरीके से बनाया ही नहीं है, बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया है, मुझे ऐसा लगा ये पेपर जब मैं रिव्यू कर रहा था ना उस टाइम पे। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए, 10 तो देखते हैं, हालांकि 10 नहीं है, देश है। ठीक है, तो जो तो 14वां क्वेश्चन है आपका वो है आपका, इसका सही उत्तर है कि ये जो है जहाँ पर सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता मिली है वो है आपका डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के अंदर सबसे अधिक सफलता मिली है।
15वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस राज्य से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। 15वां क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार से। ठीक है बच्चों, काफी आसान था ये। 16वां क्वेश्चन देखिए कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो ये आपका डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। किसने किया बच्चों? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। 17वां क्वेश्चन देखिए कि पंजाब, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई से निम्न में से किस प्रकार की समस्या को जन्म दिया गया। गहन सिंचाई मतलब ज़्यादा खेतों में पानी डालने से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, या जन्म दिया गया है, जन्म हो चुका है उस समस्या का। 17वां क्वेश्चन तो इसका है कि मृदा में लवणता, ठीक है, उसकी मात्रा बढ़ गई है। लवणता की जो है सो की मात्रा बढ़ गई है, ये इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। किस कृषि के नाम से जाना जाता है? ट्रक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है। ठीक है, 19वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों व्यापारीकरण। ठीक है, ये डी वाला जो है व्यापारीकरण आप लिख देंगे। आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसने मानव भूगोल को मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों के संश्लेषित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो 20वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है रैटजेल द्वारा, ठीक है, ये परिभाषित किया गया है। आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न देखिए कि विश्व में से किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। 21वां प्रश्न है आपका ये, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका हमारा प्यारा भूटान, पड़ोसी देश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में निम्न में से किस व्यावसायिक संवर्ग की संख्या सबसे अधिक है। 22वां प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों पहला कृषक। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न कि आदिम मानव समाज में प्रकृति आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रियाओं को निम्न में से किस नाम से जाना गया है। ठीक है, अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो किस नाम से जाना गया है? 23वां प्रश्न है आपका ये, तो इसका सही उत्तर है बच्चों पर्यावरणीय निश्चयवाद। ए आप इसका ऑप्शन लगा देते तो आपका सही हो जाता। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न, निम्न में से किस आधार पर भारत की जनगणना में प्रवास की गणना की जाती है। जो हमारा जो जनगणना है उसमें प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों वो है आपका जन्म का स्थान और निवास का स्थान के आधार पर। ठीक है, इस तरह से जनगणना के अंदर आप इसका सही उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब सेक्शन बी में आ गए हम लोग। इसके अंदर बोल रहा है इस खंड में 24 प्रश्न है, किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देने, तो मैं सबका उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेसिकली मैप वाला है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर बताना है। आगे चलिए, मैं मैप के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो देखिए MCQ में पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, 5वीं कक्षा में पढ़ा था, वो है आपका चीन। ठीक है, हमारा चीन, हमारा नहीं पड़ोसी है, और अभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सेल पड़ोसी है हमारा। 26वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा उत्तरी अमेरिका का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र है। ठीक है, तो वो है आपका प्रेयरीज। क्या है बच्चों? 26वें का आएगा प्रेयरीज। आगे चलते हैं बच्चों। 27वां प्रश्न देखिए। 27वां प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र है। ठीक है, तो 27वें प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो है आपका दक्षिणी कैलिफोर्निया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका, जो दक्षिणी अमेरिका है महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, वो है ब्राज़ील जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न। ठीक है, निम्न में से कौन सा जलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र है। 29वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर बच्चों मुझे 2 लग रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका जो NCERT है, और NCERT
ठीक है, और साथ ही साथ सपोर्टिंग मटेरियल जो है आपका उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो जब मैंने मतलब थोड़ा सा पढ़ा था तो उसके अंदर उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ऐसा पढ़ा था मैंने, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र है। ठीक है, तो मैंने जो पढ़ा था बच्चों आपका, वो पढ़ा था आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका भी पढ़ा था और मेडागास्कर द्वीप भी पढ़ा था। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। अब तो वो आंसर की ही बताएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन वैसे सही होना चाहिए, लेकिन मैंने ये दोनों ही पढ़ा है तो इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो उसमें दिया हुआ है ना कि मतलब चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र, इसमें एक क्षेत्र पूछा है तो उसमें चलवासी पशुचारण के क्षेत्र दे रखे हैं और क्षेत्र में ये दोनों ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला कि हो सकता है कई क्वेश्चंस मेरे द्वारा गलत बताए गए हों, जाहिर सी बात है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो जब आंसर की आएगा तो अब तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से 110% दे रहा हूँ आपको ये पेपर सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, जो आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, प्रश्न 30 से 48 में कोई भी प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, तो 30वें प्रश्न में अब बोला है कि विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या से संबंधित निम्न बिंदुओं पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर देखिए, पहला है कि मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर का अत्यधिक होना, और दूसरा है आपका परिवार के भरण पोषण के लिए काम करने के लिए अधिक बच्चों की आवश्यकता, और तीसरा है आपका परिवार नियोजन के बारे में साधनों की अनुपलब्धता तथा जानकारी का अभाव। ये तीन चीज़ें दे रखी है तीसरे क्वेश्चन में, सॉरी 30वें क्वेश्चन में। तो जो 30वां क्वेश्चन है उसका जो सही उत्तर होगा, पहला दूसरा तीसरा जो तीनों कथन मैंने पढ़े वो तीनों ही सही है। ठीक है, तो ये आपको लिख देना था। आगे चलते हैं, अगला है हमारा 31वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बिंदु वृद्धि को भली प्रकार से परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, 31वां प्रश्न। तो 31वें प्रश्न का जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है आपका डी, केवल घनात्मक। ठीक है, न होता है, ये चीज़ है। वैसे इसका अगर देखा जाए ना तो हालांकि कुछ कुछ डाउट है मुझे बी पर भी, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे लग रहा है वो डी लग रहा है, जो अभी मुझे याद आ रहा है। ठीक है, बाकी एक बार आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला है 32वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी विशेषता रोपण कृषि से संबंधित नहीं है। 32वां क्वेश्चन, तो 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन जो है कम पूंजी निवेश, ये आपका सही ऑप्शन है तीसरा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा 33वां प्रश्न। ठीक है, 33वें प्रश्न में भी मैं वही बोलूँगा बच्चों आपको कि जो है सो कि आपका कह लीजिए 33वां जो प्रश्न है उसके अंदर भी ना वो ऑप्शंस जो है सो कि कह सकते हैं एक तरह से गलत है। ठीक है, अब बोलेंगे ऑप्शंस कैसे गलत है, तो यहाँ पर एक तरह से बता रहा हूँ मैं आपको कि जो यहाँ पर दिए गए हैं मिलान करने के लिए क्वेश्चंस तो सही है, लेकिन आपका जो है सो कि ये जो नीचे विकल्प दिए गए हैं वो थोड़े से मुझे गलत लगे। तो देखिए 33वां प्रश्न जो है हल करते हैं इसको हम लोग। तो इसका औद्योगिक नगर की अगर हम लोग बात करें तो वो आएगा आपका हुगली में। ठीक है, पहले का जो है सो कि आपका तीसरा होगा हुगली, और दूसरा जो है आपका उसका चौथा होगा, यानी कि खनन नगर जो है आपका रानीगंज होगा। तीसरा जो है पर्यटन नगर जो है सो कि वो होगा आपका दूसरा, यानी कि तीसरे का आपका दूसरा होगा पर्यटन नगर में आपका पंचमढ़ी आ जाएगा, और चौथे का हो जाएगा आपका शैक्षिक नगर में रुड़की आ जाएगा। इस तरह से होगा, लेकिन मुझे इस तरह से कुछ ऑप्शन लगा ही नहीं यहाँ पर, आप देखिए तो। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये था आपका इसका आंसर। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 34वां प्रश्न देखिए एक बारी, इनमें से कौन सा प्रवास का सामाजिक परिणाम नहीं है। ठीक है, 34वां प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर होगा बी, खिन्नता की सतत भावना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 35वां प्रश्न कि निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प जो है सो कि चुनिए। ठीक है, तो जो 35वां प्रश्न है आपका उसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका सी, पशु चारण। ठीक है, ये सही विकल्प होगा आपका। आगे चलते हैं, हालांकि यहाँ पर आप इन पे विचार कर सकते हैं, मैंने विचार कर लिया है। ठीक है ना, और उसके बाद मैं आपको सही उत्तर बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, 36वां प्रश्न कि प्रवास की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है। 36वां प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर है ए,
ग्रामीण से नगरीय धारा में अंतर्राज्यीय प्रवास, जहाँ जो अभी तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। आगे चलते हैं। अगला है आपका 37वां प्रश्न, ठीक है। 37वां प्रश्न देखिए एक बारी, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे एक बारी कमेंट करके बताइएगा, जिस भी बच्चे को आता हो, ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब कह सकते हैं आप, ये क्वेश्चन जो है आपका वो आपकी एनसीईआरटी से ही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्या करना है, एक बारी कमेंट करके बताना है मुझे। तो आई होप कि ये 37वां क्वेश्चन जो भी बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा तो उसका जो है सो कि मैं कमेंट पिन करूँगा। वैसे तो एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। पिन करूँगा, अगर पिन नहीं हो पाया तो हार्ट का सिंबल जरूर दूंगा उसको मैं। आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न देखिए बच्चों, 38वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था को दर्शाती है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अवस्था है, ठीक है, या कह लीजिए कौन सी ऐसी दशा है जो जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था को दर्शाती है। 38वां प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों आपका डी, नगरीय जनसंख्या व उच्च तकनीकी ज्ञान, ठीक है, तकनीक बोले तो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये इसका जो है सो कि अंतिम अवस्था को दर्शाती है, किसका, जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है उसके अंतिम अवस्था को। तो आई होप कि आपको 38वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने 39वें प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न भी देखिए, फिर से मैं वही बात बोलूँगा आपको कि इसके अंदर जो मिलान करने वाले ये दे रखे हैं ये तो सही है, ठीक है, लेकिन इसके जो विकल्प है, विकल्पों में दिक्कत है। मतलब ये जो पेपर मैंने बताया ना आपको कि डिज़ाइन किया गया है ना, तो इतनी जल्दीबाजी में किया गया है कि काफ़ी कुछ गलतियाँ हैं इन पेपर में, जो कि मैंने जब इसको रिव्यू किया तो इसके अंदर गलतियाँ निकाली। अब मैं इसका जो है सो कि आपको ऑप्शंस बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, जो आपका पहला है यानी कि चलवासी पशुचारण, 39वें का जो पहला है आपका उसका होगा चलवासु पशुचारण का टुंड्रा प्रदेश। दूसरा जो है आपका उसका होगा आपका तीसरा यानी कि जो आपका वाणिज्यिक पशुपालन है उसका होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तीसरा जो है रोपण कृषि उसका पहला होगा आपका यानी कि मलेशिया, और चौथा जो है उद्यान कृषि वो होगा आपका पश्चिमी यूरोप, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये जो है 39वां आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर विकल्प देखिएगा तो विकल्प हमें कुछ मिला ही नहीं वैसा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, सीबीएसई ने कोई हमें आंसर की नहीं दिया है, ये बात मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरे आज तक के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ और जितना मुझे पता है उसके आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं इनमें, अगर आपको पता है सही आंसर तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो आंसर की का वेट कीजिए। आगे चलते हैं। 40वां प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक अभिकथन अ के बाद एक कारण क दिया गया है, ठीक है, विकल्पों में से सही चुनना है आपको, ठीक है। तो देखिए दोनों पढ़ते हैं, पहले अभिकथन पढ़ लीजिए आप। अभिकथन क्या कह रहा है हमें, अभिकथन अ है हमारा कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करता है। और कारण क्या बोल रहा है हमारा बच्चों कि स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट संसाधनों को लागू करना है, ठीक है, ये आपका कारण बोल रहा है। तो इसके अंदर जो है सो कि हमें सही विकल्प को बताना है, जो हमारा 40वां प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प है आपका बच्चों पहला वाला, दोनों ही, यानी कि अ और क सही है, और क जो है अ की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो कथन अभिकथन अ है तो जो कारण क है वो उसका सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा करेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 40वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न देखिए बच्चों कि जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित चरणों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, एक तरह से सीरियल वाइज कह लीजिए, उस तरह से आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपका 41वां प्रश्न है इसका जो ऑप्शन है वो सी होगा, यानी कि पहले आएगा आपका दूसरा यानी कि रुद्ध अवस्था,
फिर आएगा चौथा यानी कि स्थिर वृद्धि, फिर आएगा पहला यानी कि जनसंख्या विस्फोट, और फिर आएगा तीसरा यानी कि धीरे धीरे मंद गति। तो ये आपका इस तरह से आप जो है सो कि इसका उत्तर लिखेंगे। तो आई होप कि 41वां भी आपको समझ में आ गया होगा। 42वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 42वां प्रश्न देखिए, तीन कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो 42वां प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है आपका, वो है आपका डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1997 में नहीं बना था, ये बना था आपका 1974 के अंदर। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974, 1974। आगे चलते हैं बच्चों। अगला देखिए 43वां प्रश्न 43, दिए गए कॉलम को सही सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर जो है सो कि आपका 43 जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा ये ए, यानी कि पहले का आपका चौथा होगा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला, और चौथे का दूसरा। ये ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आप मिलान कर लीजिए, उस हिसाब से देख लीजिए आप। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति को मुख्य श्रमिक की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से ये नहीं होगा, 83 दिन से, ये वाला नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये सी होगा। वो व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, तो वो आपका मुख्य श्रमिक कहला सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 45वां प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा सूचक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों 45वें क्वेश्चन का, वो होगा आपका बी, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना। ठीक है, हालांकि मुझे ये पहला भी वाला भी थोड़ा सा लग रहा था कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लेकिन ज़्यादातर जो है 90% मुझे यही लग रहा है कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन होना चाहिए इसका, जीवन जीना। ठीक है, आगे चलते हैं। 46वां प्रश्न 46वां प्रश्न देखिए बच्चों कि निम्नलिखित मेगा नगरों को उनके जनसंख्या आकार के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। ठीक है, तो जो 46वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा आपका डी, वृहत मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, और फिर आपका हैदराबाद। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 47वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सी विशेषता खनन संबंधित नहीं है। तो इसका ए होगा सही उत्तर। खनन के दो प्रकार, वृहत खनन और भूमिगत खनन। वृहत खनन जो है सो कि ये नहीं है आपका। भूमिगत खनन सुना होगा आपने, कूपकी खनन सुना होगा, ये वाला मुझे नहीं लग रहा है, तो यानी ए वाला मुझे इसका सही उत्तर लग रहा है। ठीक है, एक बार आप भी कमेंट करके इसका बता दीजिएगा अगर आपको कोई और लग रहा हो तो, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है ये ए होना चाहिए इसका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 48वां प्रश्न कि निम्नलिखित कॉलम को सही तरीके से आपको मिलाना है। ठीक है, 48वें प्रश्न में तो यहाँ पर अगर नीचे आते हैं हम लोग, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि पहले का दूसरा, ठीक है, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, और चौथे का तीसरा। इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा, ए इसका सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं। अब अगला है जो हमारा, वो आपका सेक्शन सी है, खंड ग। इसके अंदर स्रोत आधारित यानी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रश्न 49 से 52 तक अनिवार्य है आपको करने हैं। तो जल संभर प्रबंधन के बारे में ये पूरा पैराग्राफ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्ट इसका उत्तर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 49वें का जो पहला है आप मतलब क्वेश्चन देखिए पहले कि जल संभर प्रबंधन की सफलता किस पर निर्भर करती है। 49 जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है संप्रदाय के सहयोग पर। ठीक है, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला है 50वां क्वेश्चन कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना कौन सी है। तो हमारी वो है हरियाली। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 51वां क्वेश्चन देखिए, हरियाली योजना के निष्पादन का काम निम्न में से कौन कर रहा है। ठीक है, 51वां क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत। कौन कर रहा है बच्चों, ग्राम पंचायत। आगे चलते हैं। 52वां क्वेश्चन, डैश के अंतर्गत सभी संसाधनों प्राकृतिक, भू और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो 52वें का सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी, जल संभर प्रबंधन। सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये सी वाला जो है ना बच्चों, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 53 से लेके 56 तक का कोई भी 3 प्रश्न करना है। ये एक तरह से पैराग्राफ बेस्ड है, ये देख सकते हैं।
इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको पॉज करके समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास तो उसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें देखिए 53वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें विश्व जनसंख्या को 3 अरब से 4 अरब होने में कितना समय लग गया? तो आपका 15 साल में ही 3 अरब से 4 अरब हो गई। आगे चलते हैं, 54वां क्वेश्चन देखिए कि 1650 से लेकर वर्तमान समय तक की जनसंख्या की क्या प्रमुखता रही है? 54वां क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर जो है प्रौद्योगिकी क्रांति, जो ग्राफ के अनुसार है। आगे चलते हैं, अगला है कि 1600 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 55वां क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है आपका 0.5 बिलियन के आसपास, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 56वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग यूरोपीय खोज उपनिवेशवाद और बसाव का युग है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, लेकिन जो 56वां क्वेश्चन है उसमें जहाँ तक मुझे सही लग रहा है वो लग रहा है बी वाला, 1500 से लेकर 1700 तक का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखिए बच्चों, अगला है 53वां क्वेश्चन, ठीक है कि सॉरी 53वां क्वेश्चन पे आ गया मैं ये क्वेश्चन दृष्टिबाधित के लिए है, तो यह आपको नहीं करना है, जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनको स्किप कर देते हैं, अब डायरेक्ट हम आगे बढ़ चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, ठीक है, एक टेबल में के अंदर कुछ कुछ बताया गया है, तो उसके अनुसार जो है सो कि हमें इसका जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 57वां कि भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश से आते हैं? तो इसका उत्तर होगा डी, बांग्लादेश से। उसके बाद है 58वां क्वेश्चन, भारत में भूटान से आने वाले कितने प्रतिशत प्रवासी आते हैं? तो इसका सही उत्तर है 58वें का सी, 0.1%, अकॉर्डिंग टू तालिका जो दी गई ऊपर उसके अनुसार। 59 देखिए, भारत में दूसरे सबसे अधिक अप्रवासी किस देश से है? तो वो है आपका पाकिस्तान, जो तालिका के अंदर दिया गया है आपका। 60वां प्रश्न देखिए, भारत में श्रीलंका से कितने प्रतिशत प्रवासी आते हैं? 60वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है सी, 3.7% जो आप कह सकते हैं प्रतिशत। तो ये था आपका। तो बस बच्चों यही था आपका ये प्री बोर्ड का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वाला वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। इतनी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो मुझे उसका PDF बना करके टेलीग्राम पे जरूर भेज दिया कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमें सॉल्यूशन बनाने में आसानी होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है हमारा और वीडियोस बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।